चलिए ये क्वेश्चन देख लें। मैंने कहा कि कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे हम किसी भी क्वेश्चन में। हम देख लेते हैं क्वेश्चन का पार्टीशन। देखिए अगर इस क्वेश्चन को लगाने की बात करें तो आपको 4000 में या 4 लाख में 2 लाख से भाग नहीं देना था। आप केवल यूनिट डिजिट की बात करें। इकाई का अंक अगर काम बन गया तो इकाई का अंक नहीं बन पाया तो आप यहाँ देखिए इसने 2 से 4 में भाग दिया। इसका मतलब है कि सबसे पहली बात तो 2 से आप इसमें भाग देंगे, 2 5 10, इसका मतलब 50 आंसर हो सकता है। क्लियर? अब देखिए जंपिंग ऑर्डर के व्याप से अगर दूसरा मेंबर नेगेटिव है तो जितने भी सब ऑर्डर हैं सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ देखेंगे चौथा पार्टीशन नेगेटिव, छठा पार्टीशन नेगेटिव, इसका मतलब 50 में जो नेगेटिव पार्टीशन है वो आपका आंसर, तो -50 इसका आंसर। चलिए इन दो क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक सीजीएल 2017 में है, एक सीपीओ 2015 में। देखिए कोशिश हमारी यही है कि 2010 के बाद के ही क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे रखे जाएं, ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी बैंकिंग सेक्टर में पूछे गए या फिर सीजीएल में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा है कि स्टार्टिंग बहुत बड़े अंक से हुआ है, तो दो ही कंडीशन बनता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से लिखेगा या फिर डिवीजन पार्टीशन से, मतलब भाग या गुणा दोनों में से किसी एक का प्रोसेस तो लगने वाला है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन अगर आपसे कहा जाए कि 53 गुणे 9 बताइए तो काम मुश्किल है, लेकिन आपसे कहा गया 9 गुणे 3 बताइए तो काम आसान। इसका मतलब अगर छोटे पार्टीशन से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें तो काम थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहां से कैलकुलेशन ना करके हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे। कितने पदों में? केवल 3 पदों में। क्लियर है? चलिए इसका मतलब है 10 से 31 तक पहुंचने में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का फिनोमेना ही बताएगा कि 31 है, अभाज्य संख्या है, इसका मतलब गुणा करने के साथ साथ इसने कुछ जोड़ा होगा। क्लियर है? अभी देखेंगे आंसर जो है किस ब्याह पे आएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देख रहे हैं, चूंकि हम डिवीजन मैंने लिखा इंट्रोडक्शन में, तो मैं डिवीजन पार्टीशन से भी आंसर लगाऊंगा। समझते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कि 10 से 30 तक पहुंचने में इसने 3 का गुणा किया होगा, 1 जोड़ा होगा। क्लियर? एक और पद चेक करेंगे, ये बड़ा वाला पद चेक करने की जरूरत नहीं, जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे बड़ा वाला कैलकुलेशन कभी करने वाले हैं नहीं। चलिए अब सवाल ये फंसता है कि 31 का पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो हम पढ़ेंगे किसका पढ़ना? इकाई का, यूनिट डिजिट का, मतलब 1 का। अगर यही प्रोसेस होगा तो पूरे फंक्शन में यही प्रोसेस रिपीट होगा। इसका मतलब 1 का गुणा अगर हम 3 में करें तो 3 और प्लस 1। अच्छा, मतलब ये है कि इसने इसी प्रोसेस को पूरे फंक्शन में इस्तेमाल किया। अब आप चाहें तो इसको चेक कर ले, अदरवाइज मुझे जरूरत है नहीं। मैंने कहा 2 प्रोसेस में ही करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर। इसका मतलब क्या है कि यहां जो भी संख्या होगी उसमें हम 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तब जाकर के आंसर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब सवाल ये फंसता है कि कैलकुलेशन कैसे करें। मैं मान लेता कि अगर ऑप्शन की बात करें कि 10 आना चाहिए, देखिए इसका गुणा कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, तो बचा क्या? केवल 3 बचा। इसका मतलब इस पार्टीशन की अगर हम बात करें तो आंसर, ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की। अब आप चाहते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अतिरिक्त डिवीजन पार्टीशन भी बताया जाए, वो भी देख लेते हैं। डिवीजन पार्टीशन फटाफट क्वेश्चन आप पॉज करके देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे लगा है। चलिए मैंने क्या कहा, केवल 2 पदों में काम करना है अगर डिवीजन पार्टीशन है। मैंने कहा अगर हम 3 से भाग दे दें तो कितनी बार गया? 10 बार, और 1 से इस बार। इसका मतलब ये है कि ये पद इसलिए चेक करेंगे कि क्या ये 3 से ही भाग दे रहा है या फिर बढ़ता हुआ क्रम ले रहा है या फिर घटता हुआ क्रम। मैंने कहा 3 से अगर हम यहां भाग दे रहे 3 त्रिका 9, 3 इक्कन 3, 1 से इस पर, मतलब प्रत्येक पार्टीशन में 3 से भाग दे रहा और 1 जोड़ दे रहा। इसका मतलब अगर हम 3 से 10 में भाग दें तो देखिए कितनी बार गया? 3 बार और 1 से इस पर, तो जितनी बार गया उसको यहां लिख दीजिए। ये पार्टीशन किया आपका आंसर। क्लियर? काम बहुत आसान है, एक बार पूरे क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के 5 से 6 तरीके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात कर लें सीपीओ 2015 में। देखिए रिपीटेड सीरीज क्यों पढ़ाया मैंने आपको कि आपको वहां से ये पता चल पाए कि जंपिंग ऑर्डर का मतलब होता क्या है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे जंपिंग ऑर्डर में है और आप लगे रहते हैं जनरेशन गैप निकालने। कैसे देखते हैं अगर जंपिंग ऑर्डर की बात करें। अच्छा क्यों मैंने जंपिंग ऑर्डर लगाया? मैंने देखा कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, ये बता ही रहा है कि छोटा बड़ा छोटा बड़ा। इसका मतलब एक के बाद अगर हम दूसरे पे कूदे तो आपको बड़ी की सीरीज मिलती चली जाएगी। सही? क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर हम देखिए अगर हम पहला प्रोसेस कर रहे हैं तो आंसर मिलने की संभावना है या नहीं, देखते हैं इसमें 27 9 3 या, मतलब दूसरे सीरीज का कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं आपको। समझते हैं कैसे आंसर आया होगा। अब
या फिर आप देखिए दो तरीके हैं, डिवीजन पार्टीशन को मल्टीप्लिकेशन से भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन पार्टीशन को डिवीजन से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। अगर बड़े से कर रहे हैं शुरुआत तो डिवीजन पार्टीशन, छोटे से कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पार्टीशन। देखते हैं 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1। ये आप चाहते हैं कि तो आपने डिवीजन वाला पार्टीशन बता दिया, बूढ़े वाला बताइए कैसे आंसर आया हो। इधर देखिए उल्टा चलेंगे, छोटी संख्या से चलेंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो अब देखिए यहाँ का 3 गुणा का ऐसी कौन सी संख्या यहाँ होनी चाहिए कि गुणा 3 का गुणा करने पर 3 आए, तो क्या होनी चाहिए, ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? चलिए ये सेशन, ये डिवीजन पार्टीशन का ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यूसीओ बैंक 2010 में है। हम मेरी देखिए कोशिश ये है कि डिवीजन का अलग मिले आपको, मल्टीप्लिकेशन का अलग मिले, ठीक है, क्यूब रूट का अलग मिले, स्क्वायर रूट का अलग मिले, फिर दोनों की कंबाइंड मिले। तो कोशिश यही है कि आपको चीज़ें गुच्छों में मिलेंगी तो ज़्यादा बेहतर आएगा कि क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन आपने देखे एक जैसे, तो वहाँ से फंडामेंटल ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मैंने क्या कहा कि इन द कंपेरिजन ऑफ लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या देखा कि डेफिनेटली ये भाग का हो सकता है नॉर्मल फॉर्म लगा हो या फिर भाग के साथ जोड़ा या फिर कुछ घटाया हो। तो देखिए जब भी भाग की प्रक्रिया आएगी स्टार्टिंग हमेशा 2 से करेंगे आप, है ना, ऐसा नहीं कि आप किसी भी संख्या से भाग देना, 2 या फिर 3। अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं 2 3 ज्यादा से ज्यादा 5। ठीक है, देखते हैं आपने क्या देखा कि अगर 36 से 20 घटाए, देखिए कैसे आपको पता कि जनरेशन गैप से नहीं लग सकता। यहाँ देखिए डिफरेंस 8 में 6 घटाया, 2 6 में से 5 घटाया, 1 यहाँ डिफरेंस लिया 16। तब जब ऐसा डिफरेंस दिखे कि सीरीज का एंड होते होते जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, स्टार्टिंग में दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन नॉर्मल जनरेशन गैप से नहीं लग सकता। आते हैं, मैंने कहा कि अगर 36 की बात करें, मैंने 2 से भाग दिया 18, पूरे प्रोसेस में चेक करना नहीं, इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं लास्ट वाला कि किस आधार पे आंसर आया होगा, डजंट मैटर। यहाँ की बात कर लेते हैं, 2 से भाग दिया 18, 2 जोड़ा, यहाँ की बात कर लें, इसका मतलब 2 से भाग दिया और 2 जोड़ा, आंसर तो 12 होना ही चाहिए। आपके दिमाग में है कि हम चेक करना चाहते हैं कि अगले सीरीज आती है कि नहीं, तो 2 से 12 में भाग दिया 6 और 2 जोड़ा 8, पूरी सीरीज ऐसे है। क्लियर? तो आंसर क्या आया, 12। चलिए अगले इसमें कंसिडरेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिया हमने, हम कंसिडर की बात करेंगे। 2002 में पूछा गया कैसे पता कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा। मैंने क्या कहा, सीरीज स्टार्ट हुई, मतलब बहुत छोटे से बहुत बड़े तक आप गए कि जान लीजिए वह क्वेश्चन डेफिनेटली अगर लग सकता है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से। इन केस अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से नहीं लगता तो या फिर स्क्वायर फॉर्म या फिर क्यूब रूट। ठीक, तो आप सोच के देखिए इतने सारे फेनोमेना इसके हैं, अगर इसमें से आप 3 ही कंसीडर कर पा रहे हैं तो एक ट्राई करेंगे, उससे नहीं आया तो दूसरा ट्राई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का ये रूल है कि पहला अंक बहुत छोटा, उसके कंपैरिजन में जो लास्ट अंक रहेगा वो बहुत बड़ा। ठीक है, ये तो वही कंसेप्ट प्रोसेस की। प्रत्येक सीरीज की हमने अभी तक जितने भी सीरीज की मैंने देखा कि किसी में मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करवाया। मेरी कोशिश क्या है, स्टार्टिंग के 3 पदों पर काम करिए और रिलेशन आपको वही मिलने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर ले, मैंने कहा केवल 3 पदों पे काम करेंगे, आंसर वहीं से आएगा। 2 से 8 तक पहुंचने में देखिए जनरेशन गैप लेने की बेवकूफी मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे आप, क्योंकि इन द कंपैरिजन ऑफ लास्ट फंक्शन जो है, पहला जो फंक्शन है दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 2 चौका 8। अगला पद क्यों चेक करेंगे कि क्या इसने घटता हुआ क्रम गुणा किया है या फिर बढ़ता हुआ क्रम। तो मैंने कहा 8 पंजे 40, मतलब 4 5, अगले प्रोसेस में 6, 0 से डजंट मैटर। आप देखिए 6 चौका 24, ऑप्शन में 24 है और कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर? ये मत चेक करिएगा कि क्या ये सही है या नहीं सही, डजंट मैटर। अगर ये प्रोसेस आपके सही है डेफिनेटली ये प्रोसेस भी सही होंगे। उसको आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आराम से वीडियो पॉज करके आराम से बैठ के देख लीजिएगा कि आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए ये 2 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बेहतरीन इसलिए कहा, एक बार आप वीडियो पॉज करिए, लगा के देखिएगा कितना समय लगता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि आपको कम समय लग रहा है या फिर ज्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन की बात कर लें, एसएससी 2012 में, सीपीओ 2015 में। पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें क्वेश्चन में, देखिए
कभी आप पूरा कैलकुलेशन मत करिएगा, मैं बार बार आपको कैलकुलेशन से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वही करिए आप, है ना। अपना मैटर आप जब तक घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं करिए, लेकिन पेपर टाइम पीरियड में आप हमेशा टाइमिंग विद एक्यूरेसी के साथ काम करिए, सिलेक्शन तभी होने वाला है, अदरवाइज काम मुश्किल है। मैंने क्या कहा, पूरा अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो इस मामूली से क्वेश्चन के लिए आपको पर्याप्त समय खर्च करने पड़ेंगे। क्वेश्चन देख लें। अब सवाल ये फंस गया कि दूसरा मेंबर ही क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि आपको किसी तीसरे मेंबर से आंसर निकालना। तो क्या 23 का पहाड़ा पढ़ना सारे लोगों के लिए आसान है? मेरे हिसाब से काम मुश्किल है ना। तो मैं इकाई के अंक की बात करूंगा। अगर 7 तक पहुंचना है, देखिए 3 यहाँ 7 यहाँ, तो आपने कहा 3 दूना 6 और प्लस 1। एक और प्रोसेस से चेक करेंगे कि क्या यूनिट डिजिट का आपने जो रोल यहाँ पे निभाया है वो सही है या फिर गड़बड़। आपने कहा कि अगर यही प्रोसेस है तो 7 दूना 14 और प्लस 1 15 इकाई का 5, मतलब प्रोसेस आपने जो इस्तेमाल किया वो बिल्कुल डेफिनेट है। तो यहाँ की बात कर लें, इसका मतलब 5 दूना 10 और प्लस 1 आंसर 11, ये प्रोसेस आपका आंसर। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा कितना प्रोसेस जो है आपको समय लगता है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप 2 प्रोसेस पे काम कर तो लेते हैं, तीसरे प्रोसेस में रिलेशन थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। वो इसलिए वो वहां पे आप इसलिए फंसते हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन का जो नजरिया है क्वेश्चन के प्रति वो उसके हिसाब से नहीं है, वो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, कई सारे थॉट प्रोसेस में आ सकते हैं कि आपने कहा कि 5 चौका 20 21, तो इस चीज का ध्यान रखिए जब भी एडिशन फॉर्म लगाते हैं वो +1 +2 +3 के फॉर्म में, या फिर +1 +3 +5 +7, मतलब या फिर सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याओं का एडिशन ले सकते हैं। आप ऐसे एडिशन नहीं कर सकते, यहाँ 1 जोड़ा यहाँ 6 जोड़ा। क्लियर? इन केस अगर आपके दिमाग से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, कैसे लगाएंगे आप, 5 चौका 20 और 1 21। ठीक है, अगला 21 तिया 63 और +6। क्लियर? आपको लग रहा है कि यहाँ 4 किया, यहाँ 3 किया, अगले प्रोसेस में 2 करेंगे, अगले प्रोसेस में 1 करेंगे, बट इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे आप कि यहाँ 1 और 6 का एक लंबा गैप है जो किसी भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, अब हम अपने ट्रिक की बात करेंगे क्वेश्चन में। चलिए, मैंने क्या कहा कि रिलेशन ऐसा निकलना चाहिए जो पूरे फंक्शन में सेम एप्लीकेबल हो। मैंने कहा कि अगर हम 5 तिया 15 की बात करें, 3 का गुणा किया और 6 जोड़ा। क्लियर? अगर ये पर प्रत्येक फंक्शन में लागू होगा तो आप कभी भी फंसने वाले नहीं है। अगला मैंने कहा कि अब देखिए फिर से आपके दिमाग में क्या प्रोसेस है कि इसका गुणा कैसे होगा। मैंने कहा यूनिट डिजिट का अपना अपना रोल है। अगर 645 में आप 13 का भी गुणा कराने लग गए तो मेरे हिसाब से 20 सेकंड तो ऐसे ही आपके जो है चले गए। ठीक है, तो कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट का अहम रोल है और यूनिट डिजिट का रोल रहेगा भी। अभी देखिए सीधे इकाई के अंक से आंसर लाएंगे। इसमें आपने कहा कि 3 का गुणा करा 6 जोड़ा, मतलब इकाई के अंक में अगर हम 3 का गुणा करें 6 जोड़े तो इकाई का अंक सेम चीज आना चाहिए। इधर देखिए 1 तिहाई 3 और +6 9। अब इन प्रोसेस को चेक नहीं करना कि ये आंसर आया होगा कि नहीं आया होगा, डजंट मैटर। अब सीधे फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने कहा कि अगर इसने 3 का गुणा किया, यहाँ 3 का गुणा किया, प्रत्येक सेशन में इसने 6 जोड़ा। देखिए गुणा करिए, 5 तिया, पहले 3 का आपने गुणा किया 15 और +6 21, इकाई का अंक एक। ऑप्शन की बात कर ले 0 0 0, केवल ऑप्शन नंबर बी में 1 है, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये वो तरीके हैं जहां से आप टाइमिंग में एक्यूरेसी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना मैटर लगाते रहिए। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन देखिए एसएससी कंबाइंड में 2016 में और सीजन 2017 में। ठीक है, थर्ड प्रोसेस की हमेशा बात करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लगाने की बात करें, देखिए बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी ट्रिक आते हैं वो बेसिक मेथड से ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा फेनोमेना अलग होना चाहिए आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन की बात कर लें, पूरी सीरीज देखने की जरूरत थी नहीं। आपसे ध्यान देखिए 12 का इसने 2 में गुणा किया 24, दशमलव भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, है ना। इसका मतलब अगर 12 का आधा कर दें तो 6। अब देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। अब देखेंगे अगर भाग करना है तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। आंसर भी कौन सा होगा जिसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा हो, तो यहाँ तो 2 अंक के बाद है, ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? देखिए इस प्रोसेस की बात करें, मैंने क्या कहा, अगर पहले और लास्ट जो है पद के कंपैरिजन की बात हो रही है तो आप देखेंगे दोनों के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप कहेंगे कि या फिर वह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से लग सकता है या फिर डिवीजन पार्टीशन से। क्वेश्चन देखिए कभी कभी क्वेश्चन लगाना ही रहता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जंपिंग ऑर्डर का विशेष ध्यान रखिएगा, वो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। मैंने कहा पहला पद नेगेटिव, तीसरा पद नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि 5वां पद भी नेगेटिव। तो आंसर की बात करें,
या फिर 240 आंसर होगा या फिर 120। यहाँ भागो देना ही नहीं, आप यहाँ देखिए 60 और 240 के बीच में होना चाहिए, और सवाल ये है कि आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो 240 के बीच में होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? कैलकुलेशन किया ही नहीं हमने। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें डेसिमल पार्टीशन को आप आंसर जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर दो ऑप्शन एक जैसे किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो तो वह पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने कहा या फिर दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, दशमलव को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैलकुलेशन भिन्न को दशमलव में करना जरूर आसान है, लेकिन डिफरेंस जनरेशन गैप लेना थोड़ा सा काम टफ है। उस वजह से हम डेसिमल पार्टीशन को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ 10 कर दिया, कैंसिल किया, ये 2 7 14, ये 2 5 10। यहाँ की बात करता आपने देखा 5 5 5, इसका मतलब बिना सोचे समझे नीचे आप 5 लगा देंगे। क्लियर? यहाँ जनरेशन गैप 3 + 4 7 और 7 + 4 11, इसका मतलब अगले फंक्शन में भी 4 15 15/5 आंसर। क्लियर? देखिए क्यूब फॉर्म और स्क्वायर फॉर्म ये दोनों अपने आप में टफ हैं। सवाल ये है, किसी क्वेश्चन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि स्क्वायर फॉर्म है या फिर क्यूब फॉर्म। सवाल ये फंसता है पहचानेंगे कैसे। देखिए पहचानने का तरीका ये है कि आपको संख्याओं के समकक्ष संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर आपने 8 लिखा तो मुझे ये पता है कि अगर 8 से हम आगे जस्ट बढ़े तो 9 आता है, जो कि 3 का स्क्वायर फॉर्म है। क्लियर? सवाल ये फंसता है क्यूब फॉर्म। देखिए जितने भी क्वेश्चन, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, मे भी एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो एक सीरियल वे में लग जाए कि मतलब आपने 2 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया, 4 का क्यूब, अगला आंसर 5 का क्यूब। ये 2012 से पहले ऐसे होते थे, चीजें अपग्रेड हो गई हैं, इस वे में क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा करने जाए हर कोई कर दे, है ना, मिलेगा कैसे? क्यूब करके 1 जोड़ दिया, क्यूब करके 2 जोड़ दिया, या फिर क्यूब करके 1 घटा दिया, क्यूब करके 2 घटा दिया, या फिर क्यूब करके 1 जोड़ा, क्यूब करके 1 घटाया। तो बड़े सारे फिनोमेना है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। ये वही बच्चे क्लियर कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, जब भी क्वेश्चन आप घर बैठ के लगा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रहे, जिन क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं क्या वो किसी परीक्षा सेशन में पूछे गए हैं या फिर नहीं। ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग मत लगाइए जो कभी पूछे ही नहीं गए, ठीक है ना। क्योंकि आप बुकों के क्वेश्चन लगा तो लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि 40 क्वेश्चन मैंने 20 मिनट में कर दिया, लेकिन जब वाकई आपको परीक्षा के क्वेश्चन मिलते हैं, सीजल पेपर के जो है क्वेश्चन मिलते हैं, आप कहते हैं कि ये मेथड हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन का दौर सीखा ही नहीं। आपको ये चीजें बिल्कुल आती हैं, ये करना आपको नहीं आता। क्लियर है? तो क्वेश्चन की बात कर लें, फिर वहां से समझेंगे। चलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जनरेशन गैप नहीं लिया जाता। वो आपको ऑटोमेटिक चीजें विजिबल रहती हैं कि हाँ ये स्क्वायर फॉर्म हो सकता है या फिर क्यूब फॉर्म हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जनरेशन गैप जिसने लिया वो इसी दुविधा में रहेगा कि ऐसा तो नहीं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से लगेगा, ऐसा तो नहीं वो भाग वाले जो है पार्टीशन से लगेगा। तो कभी भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की अगर हम बात करें या फिर स्क्वायर या क्यूब की बात करें, चारों पार्टीशन में आप कभी जनरेशन गैप मत लीजिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है तो जनरेशन गैप लीजिए। बच्चे पूछते हैं कि डेसिमल वाला पार्टीशन ज्यादा टफ हो जाता है। डेसिमल पार्टीशन जितने भी सीजर के क्वेश्चन पूछे गए उसमें एक यूनिक ट्रिक है, वो कभी भी जनरेशन गैप का क्वेश्चन देते नहीं, वो सीधे ऐसे देंगे 11 का वर्ग 12 का वर्ग, दशमलव लगा देंगे बीच बीच में, आप वहीं फंस जाते हैं। क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा, सीरीज के जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए, मैंने किसी सीरीज में पूरा कैलकुलेशन नहीं करवाया, वो चाहे क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट। सीरीज में अगर पूरा हम कैलकुलेशन करवाने लग गए तो मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, रीजनिंग का पार्ट रहा ही नहीं। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए एसएससी 2013 कंबाइंड में और सीजीएल 2013 में दोनों क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने क्या कहा कि अगर स्क्वायर आपका क्लियर है, क्यूब क्लियर है, तो इतना पता होना चाहिए कि उसके समकक्ष आगे या फिर पीछे कौन कौन से अंक हो सकते हैं क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन की बात करें, थॉट प्रोसेस समझेंगे, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। और सबसे खास बात देखिए, जब ऑफलाइन हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हम ऑप्शन से क्वेश्चन करवाते हैं तो वो कहते हैं सर बुक में ऐसे क्वेश्चन ऐसे प्रारूप बने हैं कि आप सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चन को देखिए, ये हमने नहीं बनाया, ये सीजीएल में पूछे गए, फिर भी मैंने जितने भी रूल बनाए कोशिश ये की कि यूनिट डिजिट से आंसर आए। वो क्यों आए, जरा ऑप्शन की तरफ रुक करिए। दोनों क्वेश्चन में देखिए 7 9 0 3, मतलब चारों के चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट जो है, इकाई का जो अंक है वो डिफरेंट है। मतलब केवल अगर
इकाई के अंक का कैलकुलेशन करना आपको आता है, आप कहीं नहीं फंसने वाले। दूसरा पहला भी देख लीजिए, 0 1 2 9, है ना। ये हम नहीं बताते कि आप इकाई के अंक सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन का प्रारूप बताता है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने कहा 7 की अगर हम बात करें, जनरेशन गैप क्यों नहीं लेंगे? मैंने कहा जनरेशन गैप से लेने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि क्या क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से लगा है या फिर क्वेश्चन डिवीजन पार्टीशन से लगा है। तो जनरेशन गैप कभी नहीं लेंगे क्यूब फॉर्म में। आप जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपको आइडिया आता जाएगा कि क्वेश्चन क्यूब फॉर्म का है या फिर स्क्वायर फॉर्म का। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया, 7 से मुझे आइडिया ये आया कि ये 8 से थोड़ा सा कम है, और 8 की बात करें तो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। मतलब अगर 2 का क्यूब होना चाहिए था तो यहां क्वेश्चन में 8 देना चाहिए था, इसने कम दिया। कितना कम दिया? 1 कम दिया। क्लियर? अब सवाल ये है, मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग के केवल 2 पदों में काम करना है। क्यों करना है? कि ये पता चले कि क्या उसने असेंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल किया है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, या फिर उसी स्टेबिलिटी को बार बार बढ़ा रहा है कि -2 का क्यूब हर फंक्शन में बढ़ा रहा और 1 को घटा दे रहा। मैंने दूसरा पद चेक किया 25, तो मैंने कहा 25 अगर 24 की बात करें किसी का स्क्वायर फॉर्म नहीं, 22 का बात करें 23 की किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब फॉर्म नहीं। देखिए कंबाइंड क्वेश्चन में दोनों हो सकते हैं, पहला फंक्शन क्यूब फॉर्म का हो सकता है, दूसरा फंक्शन स्क्वायर फॉर्म का हो सकता है। इसलिए आपको दोनों चीजें जहन में रख के ही चलनी है कि क्या स्क्वायर फॉर्म ले सकते हैं, क्यूब फॉर्म ले सकते हैं। तो 25 की बात करें 5 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर क्यूब की बात करें, देखिए अगर ये सीधे 8 होता ये 25 होता, नो डाउट आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि पहला फॉर्म क्यूब फॉर्म का और दूसरा स्क्वायर फॉर्म का, लेकिन इसने घटा दिया। इसका मतलब डेफिनेट है स्क्वायर फॉर्म से क्वेश्चन नहीं लगने वाला। मैंने कहा कि 27 के अगर आगे बढ़े 26 आता, 25 के आगे बढ़े 26 आता है, ये किसी का क्यूब नहीं, 27 आता है किसका क्यूब? 3 का क्यूब। तो 27 हुआ, 1 घटा दे तो कितना? 2 घटा दें तो कितना आ गया? 25। इसका मतलब ये है कि ये पार्टीशन को बढ़ा रहा है और इस पार्टीशन को बढ़ते हुए क्रम में घटा रहा। आगे प्रोसेस की बात करें, पूरा प्रोसेस नहीं चेक करना। इसका मतलब 4 का क्यूब किया होगा 3 घटाया होगा, 5 का क्यूब किया होगा 4 घटाया होगा। अगला प्रोसेस 6 का क्यूब किया होगा और 5 घटाया होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप 6 का क्यूब निकालिए, डजंट मैटर, आपको इतना पता होना चाहिए कि 6 का अगर हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इकाई का अंक 6, 5 घटाना है तो -5। मतलब इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका इकाई का अंक 1 होना चाहिए। ऑप्शन की तरफ रुक करते हैं, देखिए एक यहाँ 0 2 9, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ये वो तरीके हैं कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कैलकुलेशन ना आता हो फिर भी आप आंसर कर सकते हैं। अब इतना तो कर ही सकते हैं, 6 गुणे 6 बराबर 36। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जब 0 से शुरू होगा तो काम बेहद टफ होने वाला है, लेकिन समस्या तब होगी जब 2 बार 0 आएगा। अभी तो एक ही बार 0 है। आप इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से भी लगा सकते हैं, डिवीजन पार्टीशन से भी लगा सकते हैं, स्क्वायर से लगा सकते हैं, क्यूब से लगा सकते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल हैं। लेकिन जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तब आइडिया आएगा कि क्वेश्चन लगा कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे आपने देखा कि 6, 0 की बात इसलिए नहीं, देखिए 0 जब भी आए इसको सीरीज से गायब कर दीजिए पूरा। अगर 0 का कंसिडरेशन आपने करना स्टार्ट किया, डेफिनेट है आप आंसर नहीं निकाल सकते क्वेश्चन का, आप 0 से आगे बढ़िए। हाँ 2 बार 0 होता तो वो क्यूब फॉर्म हो सकता है या फिर स्क्वायर फॉर्म, दोनों का कॉम्बो भी हो सकता है, सिंगल सिंगल भी हो सकता है। मैंने कहा 6 की अगर हम बात करें पीछे आए 4 हो सकता है वर्ग, आगे गए तो मैंने कहा कि 8, अब आगे पीछे दोनों चल सकते हैं। मैंने कहा अगर 8 की बात करें तो ये 2 का क्यूब है, कम कितना है? -2, है ना। इसका मतलब जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या घटा दीजिए। अगला प्रोसेस चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्या यही क्यूब कर रहा है या फिर जो है पार्टीशन बढ़ा रहा है। तो मैंने कहा 27 के इर्द गिर्द किसका क्यूब हो सकता है? 24 के 27 का, और ये है 3 का क्यूब और -3। क्लियर? अब आपको चेक ही नहीं करना पूरा प्रोसेस। ये 4 का होगा -4 और 5 का होगा तो 5 × 5 = 25, 5 का कितना बार भी गुणा कर लीजिए इकाई का अंक 5 आएगा। और मैंने क्या कहा, जिसका क्यूब कर रहा है वही घटा रहा है, तो 5 - 5 बराबर 0। इकाई का अंक देखेंगे 0 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, ये वो डिफरेंट तरीके हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम मिनिमम लगेगा और अच्छे से नंबर गेन कराएंगे। चलिए आगे। क्योंकि मैंने कहा कि क्यूब फॉर्म और स्क्वायर फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जनरेशन गैप अनिवार्य नहीं है। फिलहाल अगर आप जनरेशन गैप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बात हम कंसेप्ट की कर लें। देखिए अभी कंबाइंड क्वेश्चन मैंने नहीं लिया कि उसमें क्यूब फॉर्म भी लगे और स्क्वायर फॉर्म भी लगे,
उसको उस क्वेश्चन को हम इसके बाद लेंगे। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें सीजल 2009 में, दूसरा क्वेश्चन चलिए इन दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीजल 2017 और ये आईसीआईसी बैंक 2009 में। देखिए ये कहना गलत नहीं है कि कुछ क्वेश्चन है जो 2 सेकंड में लगेंगे, लेकिन ये कहना गलत है कि सारे क्वेश्चन 2 सेकंड में लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए सीजल 2017 में पूछा 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस होना चाहिए। आप क्या करते हैं, प्रोसेस निकालने बैठ जाते हैं कि 1 बाय चेक करेंगे फिर लास्ट तक पहुंचे। देखिए आंसर की अगर बात की अगर कॉमन सेंस जरा सा भी होता आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। कैसे, आप लगाइएगा बेसिक मेथड। हम सीधे अपने ट्रिक की बात करें क्वेश्चन में। यहाँ देखिए आपने देखा घटता हुआ क्रम है, इसका मतलब आंसर वो पार्टीशन हो जो होगा जो 71 से छोटा होगा। ऑप्शन की तरफ रुक करें, 96, 89, 88, 92, मतलब ये चारों की चारों ऑप्शन इससे ज्यादा है। आंसर 46। क्लियर, आप इसको ट्राई करके देखिएगा आंसर क्या आता है, वो आपका काम है। हमारा काम जो है हमारा काम कोशिश ये है कि कम से कम समय में लगे, वो हम आपको करके दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है आपके हिसाब से। क्यों बढ़िया है, क्योंकि आपको लगता है कि डेसिमल पार्टीशन के कैलकुलेशन में आप फंसने वाले हैं, है ना। बिल्कुल फंसेंगे, इसमें डाउट नहीं है। अगर पूरा कैलकुलेशन आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आप डेफिनेटली फंसने वाले, इसमें जरा सा भी संशय वाली बात है नहीं। हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इकाई का रूल देख लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। सबसे खास बात नन ऑफ दीज है, तो हो सकता है यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है वो फेल हो। अगर ये नहीं होता डेफिनेटली नो डाउट यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही होता। फिर भी इकाई का थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है कि आपने देखा 4 लगभग 2 ऑप्शन में 4 इकाई के अंक पे अभी अगर आप काम करना चाहते तो फंसने वाले हैं। फिर भी नन ऑफ दीज है तो थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान होने वाला है। कंसेप्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। इसने क्या दिया होगा डजंट मैटर, मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशन कहाँ है। अगर ये स्क्वायरिंग फॉर्म है तो मैंने स्क्वायरिंग फॉर्म का आपको बताया था कि रूट जो है वर्गमूल कैसे निकालें, किन किन अंकों का इकाई का अंक जो है 3 होगा, किन किन इकाई जो है अंकों के इकाई का अंक 6 होगा। तो वहां से कंसेप्ट क्लियर। फिलहाल यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा अगर 1 आने की बात है तो 1 का वर्ग, क्लियर। ये देखा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 6, 5 का वर्ग 5, 6 का वर्ग 6, 36, 7 7 49 इकाई का अंक 9 होना चाहिए। ऑप्शन की बात कर लें ना, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, किसी पार्टीशन में 9 नहीं, आंसर नन ऑफ दीज। क्लियर, चलिए आगे। ये देखिए मेरे हिसाब से नंबर सीरीज का आखिरी सेशन। जब सीरीज कंप्लीट करने की बात आएगी तो जितने भी पार्टीशन हो सकते थे उसका ये आखिरी पॉइंट मैंने 6 7 जो भी बनते थे 11 12 मैंने सब करवा दिए हैं। इसके बाद टॉपिक की अगर बात करें तो गलत पद छांटने वाली टॉपिक है, उसको हम अगली सीरीज में देखेंगे। उसके बाद प्रयास ये है कि एनालॉग सीरीज आपको पढ़ाई जाए। तो आप कमेंट कर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद कौन से टॉपिक चलने चाहिए थे। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले पढ़ाइए, कुछ ने डिमांड किया है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट पहले पढ़ाइए। इतने सारे वेरिएशन एक साथ हो नहीं सकते, तो कोशिश यही है कि जो क्वेश्चन जो है जो टॉपिक जैसे चल रहा, हम सबसे पहले मैंने सीरीज खत्म कर दी। एनालॉग सीरीज की बात आती है, एनालॉग टेस्ट हम पूरा खत्म कर देंगे। सिमिलरिटीज आएगा, सिमिलरिटीज खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम किसी और टॉपिक पर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। फिर भी अगर आपके मन में है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पहले पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन सा टॉपिक इस सीरीज के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। मेरे दिमाग में तो एनालॉग टेस्ट है, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं, तो हम कोशिश करेंगे एनालॉग टेस्ट ही पढ़ाने के लिए। बात करते हैं कंबाइंड स्क्वायर एंड क्यूब फॉर्म। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है क्योंकि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। मैंने फिर से ये आपको कहना है कि अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहेंगे तो वो चाहे नॉर्मल क्यूब फॉर्म हो, नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म हो, आप हर जगह फंसने वाले हैं। कंसेप्ट की बात कर लें। कंसेप्ट ये कहता है कि हो सकता है पहले पद में स्क्वायर फॉर्म किया हो, दूसरे पद में अगले फंक्शन का क्यूब फॉर्म रखा हो। कंसेप्ट की बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन में। अगला, हो सकता है पहले पद में क्यूब फॉर्म रखा हो, अगले पद में स्क्वायर फॉर्म रखा हो, ठीक। हो सकता है पहले 2 पदों में स्क्वायर फॉर्म रखा हो, आखिरी के 2 पदों में क्यूब फॉर्म रखा हो, ठीक है। देखिए रूट सेक्शन के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ लगता है कि रूट देखा बच्चे डर जाते हैं कि ये आसान नहीं है, टफ है। तो कई सारे इसमें टाइप्स बन जाते हैं क्वेश्चन के कि कंबाइंड स्क्वायर एंड क्यूब फॉर्म का क्वेश्चन कैसे लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम जहाँ पे
2 पदों में काम कर सकते थे, हो सकता है यहाँ 3 पदों में काम करना पड़े। वो इसलिए कि अगर चीज़ें अल्टरनेट हैं तो मेरा मानना है कि आप फंसने वाले नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें सीक्वेंस में है कि 2 में इसने स्क्वायर फॉर्म रखा, बाकी के 2 में क्यूब फॉर्म रखा, तो फिर फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं? क्योंकि आपने 2 पद का गैप लिया, ये वाला आ गया, फिर 2 पद का गैप लिया, ये वाला आ गया। आप तो ये सोचेंगे कि पूरी सीरीज में इसने स्क्वायरिंग फॉर्म किया है, लेकिन उसने क्या किया, आगे के 2 पदों में बदलाव कर दिया। जहाँ स्क्वायरिंग फॉर्म देना चाहिए था वहां पे उसने क्वेश्चन में क्यूब फॉर्म रख दिया, आप फंस गए वहां पे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन में वो चाहे स्क्वायर फॉर्म क्यों, चाहे क्यूब फॉर्म क्यों, या फिर कंबाइंड सीरीज क्यों, आप कभी नहीं फंसने वाले। लेकिन बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन रखा और गलती से मैंने कंबाइंड स्क्वायर और क्यूब फॉर्म कर दिया, लग गया आप होड़ में कि अब तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन टफ है। देखिए जंपिंग ऑर्डर एक ऐसा फिनोमेना है पूरी सीरीज का जो हर हाल में अगर उससे क्वेश्चन लगता है तो 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लगने वाला ही नहीं है ना। अब हम दिखाएंगे कि ये स्क्वायर, ये क्यूब फॉर्म का है, स्क्वायर फॉर्म का है, कंबाइंड क्यूब एंड स्क्वायर फॉर्म का है, या फिर नॉर्मल ऑर्डर का। आंसर की बात करें, चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा पूरे सेशन में मैंने कोशिश ये किया है कि सीजीएल के क्वेश्चन ही आपको रखे जाएं, और देखिए मैंने रखा भी है। अगर मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं तो डेफिनेटली 15 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो सीजीएल के हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे, थोड़ा सा अंतर है दोनों क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी घटा रहा, यहाँ भी घटा रहा। अब सवाल फंस जाता है, स्क्वायरिंग फॉर्म या क्यूब फॉर्म में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि बहुत सूक्ष्म अंतर रहेगा। अगर 0 और अगर 1 का डिफरेंस कहीं भी आ गया 2 पदों में तो काम आपके लिए टफ होने वाला है। चलिए आपने देखा कि 83 से 82 तक पहुंचने में आपने 1 घटाया और यहाँ भी 1 घटाया। काम इसलिए फंस गया कि यहाँ 1 का क्यूब भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ भी 1 का क्यूब हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो काम थोड़ा सा टफ है हमारे लिए। कैसे पता चलेगा? अगला पद। देखिए आंसर केवल एक बार चेक होगा, ऐसा नहीं मैंने यहाँ का आंसर लिया है तो आप पूरा प्रोसेस को जो है शेड्यूल करें, पूरा प्रोसेस लगाएं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं। आंसर का जो फिनोमेना है वो यही आ जाएगा। ऑप्शन में भी देखिए नियत हो जाएगा कैसे। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। अगर आगे बढ़ते हैं, मैं मान लेता हूँ स्क्वायरिंग फॉर्म इसने जोड़ा हो, बढ़ता हुआ ही क्रम मिलेगा, क्योंकि 81 के बाद 82 तो कहीं नहीं उपलब्ध है, 81 के बाद 80 जरूर उपलब्ध है। अब घटाने की बात इसने की है तो मैं मान लेता अगर 1 का क्यूब होता ये घटाता तो भाई 80 आंसर आता। मैं मान लेता बढ़ता हुआ क्रम अगर ये लेता। देखिए कैसे आपको पता है 1 का क्यूब ही यहाँ भी कंसिडर होगा या फिर बढ़ता हुआ क्रम कंसिडर होगा। जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में इन्वॉल्व हो जाए, आप आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए अगर 69 से 60 की बात करें तो जरूर इसने 9 घटाया है, लेकिन 9 क्या है, किसी का वर्ग है। इसका मतलब 3 का वर्ग हो गया 9, इसने 9 घटाया होगा। अब देखिए यहां से ये पता चल गया कि अगर इसने 1 का वर्ग घटाया है तो जाहिर सी बात है यहां फॉर्मेशन में बढ़ता हुआ क्रम ही घटाएगा। तो क्वेश्चन की बात कर ले इसमें, इसका मतलब है अगर 1 का मैं वर्ग मान के चलूं पहला पार्टीशन, तो इसका मतलब यहाँ 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4। सारे पार्टीशन में घटा रहा, तो 81 में से अगर हम 4 घटाते तो आंसर आना चाहिए था 77। देखते हैं ऑप्शन में मौजूद है नहीं है, तो आपके बिहाफ पे अभी तक तो 77 आंसर होना चाहिए था। एक बार और चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज पूरे फंक्शन में लगने वाली है या फिर नहीं लगने वाली। मैंने पहले भी कहा कि कंबाइंड के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकन है। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकन हो जाते हैं। मैं आगे अगर बात करूं, यहाँ पे इसने 30 लाया, अब कैसे 30 लाया होगा, समस्या यहाँ पे है कि इसने 30 घटाया, ना ये किसी का स्क्वायरिंग फॉर्म है ना ये किसी का क्यूब फॉर्म है, तो काम यहाँ पे अब फंसने वाला है। मैं यहाँ का कंसिडरेशन कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मान लेता कि अगर इसने 2 का वर्ग करता 77 आता आंसर, तो इसका मतलब है अगले फंक्शन में ये 2 का क्यूब घटाना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 2 का क्यूब इसमें से घटाएं तो 8 और 17 में से 8 गया वैल्यू 9। तो इसका अगर आप आंसर कंसिडर कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन से बाहर ही चला जा रहा, 30 का कोई सामंजस्य मिल ही नहीं पा रहा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। पॉज करो, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लें। देखिए जब भी इस क्वेश्चन के प्रोसेस जो है कंसिडरेशन की बात आएगी, जब भी आपको ऐसे मिले कि जनरेशन गैप आपने लिया, 2 बार 1 आ गया, 2 बार 0 आ गया, तो आप पीछे साइड से भी सॉल्व करना स्टार्ट करिए क्वेश्चन में। देखिए अगर हम बैक साइड, यहाँ से तो नहीं निकल पा रहा क्योंकि यहाँ भी 1 आ जा रहा है, यहाँ भी 1 आ जा रहा, आप गैप लेते गए। यहाँ की अगर बात करें तो आपने देखा 9 और यहाँ देखा
27। इसका मतलब ये 3 का वर्ग है और ये 3 का क्यूब। इसका मतलब क्या है, पहला पद वर्ग होगा, दूसरा पद क्यूब। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला पद वर्ग है, 1 का वर्ग घटा देते, दूसरा पद 1 का क्यूब, तीसरा पद क्या होता 1 का वर्ग, चौथा 2 का वर्ग और चौथा पद क्या होता 2 का क्यूब। इसका मतलब ये है अगर 2 का वर्ग घटाएं, कैसे में से 4 घटाया, वैल्यू 77। ऑप्शन में है 73, 80, 75, ये 47 है, 47 है और ये हो गया नन ऑफ दीज, तो इसमें 77 है ही नहीं, तो आपका आंसर। ठीक है, आराम से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं आराम से भी सॉल्व करके देख लीजिए कि आपने देखा कि एक वर्ग है दूसरा क्यूब है। कैसे पता चला, आखिरी के दो जो है ये दो ग्रुप से पता चला कि आपने जब यहाँ से यहाँ गए तो आपने एक को स्क्वायर करना पड़ा, एक को क्यूब करके घटाना पड़ा। इसका मतलब है पहला मेंबर स्क्वायर करके घटा रहा, दूसरा मेंबर क्यूब करके घटा रहा। और कैसे पता चला, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, इसका मतलब 1 1 तो अगला पद 2 2। इसका मतलब है कि यहाँ से 2 का जो है वर्ग घटाएंगे तो 4, और जो फंक्शन है 77 आपका आंसर आया। 77 में से अगर हम 2 का क्यूब घटाएं तो वो जो है 69 आना चाहिए। आप घटा के देख लीजिए, 2 का क्यूब 8, 77 में से 8 घटाए वैल्यू 69, जो कि ऑप्शन मौजूद नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्वेश्चन में आपने देखा कि 77 से 78 इसने एक जोड़ा यही, और यहाँ पे एक घटा दिया। मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 का क्यूब हो सकता है, 1 का स्क्वायर हो सकता है। अब सवाल ये है कि कैसे चेक करेंगे अगला पद, क्योंकि देखिए यहाँ लास्ट टाइम इसलिए गए क्योंकि आखिरी के 3 पदों में ग्रुप बन रहा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क आखिरी के 3 पदों में है, तो यहाँ से तो आंसर आपने जो है ला सकते हैं। अब इन 2 पदों में रिलेशन देखेंगे तो आपने देखा 77 से 81 तक पहुंचने में आपने कितना जोड़ा, मेरे हिसाब से 4 जोड़ा। चूंकि ये स्क्वायरिंग या फिर क्यूब फॉर्म का है तो ये किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब अगला पद ही बताएगा कि क्या इसने क्यूब फॉर्मेशन लिया है या फिर, अब देखिए ये क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे इसने एडिशन किया, यहाँ पे भी एडिशन किया, जाहिर सी बात है इसका जो ऑड पार्टीशन है वहां भी एडिशन करेगा। अगले पद में चलें, 81 से इसने घटाया तो 11 में से 3 गया, वैल्यू 8, और जो कि किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। क्लियर, इसका मतलब ये देखिए क्या किया, पहला पार्टीशन वर्ग है, दूसरा पार्टीशन क्यूब। वर्ग वाले पार्टीशन को जोड़ रहा है, क्यूब वाले पार्टीशन को घटा रहा है। इसका मतलब आंसर की अगर हम बात करें तो 2 का काम तो पूरा हो गया, 1 का वर्ग 1 का क्यूब, 2 का वर्ग 2 का क्यूब। इसका मतलब अगला पार्टीशन होना चाहिए 3 का वर्ग। ध्यान देखिए, वर्ग वाला पार्टीशन जोड़ेंगे तो 73 और प्लस 3 3 का 9, 9 3 12, आंसर 82। ठीक है, काम आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्टीशन है। मैंने पहले भी कहा कि जो क्वेश्चन थोड़े से कंपनी जो है सीजन अपग्रेड कर देता है वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रल बैंक 2010 में पूछा गया। देखिए काम बेहद आसान है, इसमें जरा सा फंसने वाला सिस्टम है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार आपको डिफरेंस एक नहीं मिल रहा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे। अब देखिए आप यहाँ कैलकुलेशन करने से कहीं बेहतर है पहला पार्टीशन को कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर हम गैप की बात करें कितना जोड़ा होगा इसने, तब जाकर के ये वैल्यू आई 6 6 12। सबसे पहले तो 6 जोड़ा इसने, फिर कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। देख लेते हैं 6 6 12, 8 1 9 1 10, मतलब प्लस 16 इसने जोड़ा। अब यहाँ चेक करिए, सबसे पहला पार्टीशन तो ये है कि इसने 1 घटाया। अब वर्ग भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। दूसरे पार्टीशन की बात करें तो इसने 4 जोड़ा। देखिए इससे क्या पता चलता है कि पहला पद ये जोड़ रहा है, पहला पद घटा रहा है, दूसरा पद जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो ये है 2 का स्क्वायर फॉर्म। इसकी बात करें ये 1 का क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैं क्यूब मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 का क्यूब इसने घटाया। अगला पद अगर हम लेते इस पार्टीशन को तो 1 2, इसकी बात करें तो ये 3 वाला पार्टीशन। अब 3 वाला पार्टीशन क्या होगा, क्यूब फॉर्म होगा, तो 3 वाला क्यूब फॉर्म, और जो क्यूब फॉर्म है उसे घटा रहा है। 16 4 का वर्ग है, इसे जोड़ रहा है। देखिए 1 2 3 4, अगला पार्टीशन है 5। तो जाहिर सी बात है जब भी ऑड नंबर मिल रहा उसका क्यूब कर रहा और क्यूब को क्या कर रहा, घटा रहा। तो अगर हम 5 का क्यूब करें तो 5 25 25 पंजे 125। आप 202 में से 125 घटाते, 12 में से 5 गया, वैल्यू 7। यह देखते हैं 7 कहाँ पे है। इत्तेफाक की बात है सारे ऑप्शन में 7 है। देखिए आंसर कैसे कंसिडर आप करते हैं कि 125 202 घटाएंगे 100, तो ऐसे ही कम 100 से नीचे का पार्टीशन आंसर होगा, है ना। अब 100 से नीचे कौन सा है, 77।
ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर? देखिए हमने पीछे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, एक सीजन प्री 2011 में है, एक सीजन 2010 में है, दोनों ही प्री के क्वेश्चन हैं। खास बात क्वेश्चन में क्या है, आप किसी भी टेक्निक से लगाइए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समय आपके पास है 3 से 5 सेकंड, और मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा इनके आंसर दूंगा कि कैसे क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर आ सकता था। मैंने प्रीवियस में भी आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सारे के सारे बच्चों का सही था, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में 35 बच्चों में 1 या 2 बच्चों का ही आंसर सही था, है ना। तो थोड़ा बेसिक से हटके आप सोचिए इसमें, बाकी आप इसमें कभी नहीं फंसने वाले हैं। और अगले वीडियो में मिलेंगे, गलत पद छांटिए, अगला जो है हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन के लिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।